हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर द क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर जो इससे क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जाति प्रथा भारत में क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। अब इसका पूरा आंसर देखिए, इसका पूरा आंसर ऐसे होगा कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त हो, लेकिन वह व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदल सकता क्योंकि जाति प्रथा उसे पेशे बदलने की अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। तो देखिए, अगर बात किया जाए इसको एक्सप्लेन करने का, तो इसे आप लोग कुछ ऐसे समझ सकते हो कि जो जाति प्रथा है ये क्या करती है, तो ये पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। मतलब एक तो सही निर्धारण नहीं करती है। किसके आधार पर निर्धारण करती है, तो जाति के आधार पर निर्धारण करती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो बढ़ई के घर में पैदा हुआ, तो वो जीवन भर क्या करेगा, बढ़ई का ही काम करेगा। वैसे ही कोई नाई के घर में पैदा हुआ तो जीवन भर वो हजामत ही करेगा। तो पहला काम तो ये करती है जाति प्रथा। उसके बाद क्या करती है, एक मनुष्य को जीवन भर के लिए उसी पेशे में बांध देती है। मतलब कि वही कि कोई अगर बढ़ई के घर में पैदा हुआ तो जीवन भर वो वही काम करेगा। भले ही क्या हो कि बढ़ई का जो पेशा है ये अनुपयुक्त हो या फिर अपर्याप्त हो, लेकिन वो जो व्यक्ति है ये अपना पेशा बदल करके दूसरा काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो जाति प्रथा है उसे अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है। और जब वो पेशा बदल नहीं सकता है और काम रहेगा ही नहीं, तो वो व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा। और इस प्रकार जो भारत में बेरोजगारी है उसका एक प्रमुख कारण जाति प्रथा बनी हुई है। खैर, अब जाति प्रथा बहुत हद तक कम हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर ऐसे होगा कि लेखक भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके एवं प्रत्येक व्यक्ति समाज के दूसरे व्यक्तियों के हितों की रक्षा करे। तो देखिए, लेखक हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप आदर्श समाज बनाना चाहते हो, मतलब एक ऐसा अच्छा समाज बनाना चाहते हो, तो उस समाज के अंदर इतना तो गतिशीलता होना चाहिए कि कोई भी अगर वांछित परिवर्तन हो रहा है तो वो जो परिवर्तन है समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, यानी कि पहुंच सके। और जो उस समाज के अंदर जो भी व्यक्ति होगा, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की जो हित है उसकी रक्षा के बारे में सोचे, ये नहीं कि उसका हित को खत्म कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपसे कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ऐसे होगा कि लेखक के अनुसार समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारे पर आधारित समाज सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। लेखक ने लोकतंत्र को सिर्फ शासन प्रणाली ही नहीं बल्कि भाईचारे का दूसरा नाम बताया है। यहाँ पे कुछ छूट गया है तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि भाईचारे का दूसरा नाम बताया है। तो देखिए, हमारे जो लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है वो ये कहते हैं कि अगर आपको लोकतंत्र की स्थापना करना है ना, कौन सा लोकतंत्र, तो सच्चे वाला लोकतंत्र, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक समाज चाहिए। कैसा समाज चाहिए, तो जो समाज समानता पर यानी कि सबके बराबरी पर हो, जो स्वतंत्रता पर यानी कि बिल्कुल आज़ादी पर निर्भर हो, और जो किस पे आधारित हो, जो भाईचारे पर यानी कि भाईचारा रहे। ऐसा अगर आपको समाज मिल गया तो ये जो समाज है ये क्या करेगा, ये खुद ही सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर लेगा। ठीक है, और लेखक ने ये भी बताया कि ये जो आप लोकतंत्र करते हो, लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र सिर्फ शासन प्रणाली ही नहीं है बल्कि ये क्या है, ये भाईचारे का दूसरा नाम है। तो ये भी लेखक ने बताया था। उसका 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है
कि लेखक ने भारत की जाति प्रथा की किस विशेषता का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे आंसर दिया है कि लेखक ने भारतीय जाति प्रथा की इस विशेषता को उल्लेख कर यह बताया है कि भारत में जाति प्रथा न सिर्फ श्रमिक विभाजन करता है, यहाँ पे छूट गया है, बल्कि इंसान को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देता है। तो देखिए भारत में जो जाति प्रथा है वो क्या करता है, तो सबसे पहले तो अस्वाभाविक क्या करता है, श्रमिक विभाजन करता है, और विभाजन के बाद कोई भी इंसान को पकड़ा और उसको जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। उसका देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे ये कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो देखिए जातिवाद के कुछ पोषक हैं, मतलब जातिवाद को बढ़ाने वाले हैं, और जातिवाद के जो पोषक लोग हैं ये जातिवाद के पक्ष में क्या कहते हैं, क्या तर्क देते हैं, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे उसका आंसर है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यकता है, एवं यहाँ पे एक नहीं होगा, यहाँ पे एवं होगा, एवं जाति प्रथा श्रम विभाजन भी करता है, अतः यह आवश्यक है। तो देखिए जातिवाद को जो पोषने वाले यानी कि उसके जो पोषक लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखिए अगर आपको कार्य कुशलता चाहिए, कार्य कुशलता का मतलब क्या है कि कोई भी काम अगर आपको अच्छा से करना है तो उसके लिए आपको श्रम विभाजन की आवश्यक होगी। तो यहाँ तक तो बात सही है कि अगर आपको कार्य कुशलता है तो उसके लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है, इतना भीमराव अंबेडकर भी मानते हैं। लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि ये जो जाति प्रथा है ये श्रम विभाजन भी कर देता है, और श्रम विभाजन आवश्यक भी है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जाति प्रथा आवश्यक है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जाति प्रथा जो है ये श्रम विभाजन तो करता है लेकिन अस्वाभाविक श्रम विभाजन करता है। तो यहाँ पे वो लोग गलत हो जाते हैं, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं गलत है, वो लोग अपने आप को सही ही कहते हैं। उसका देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में इस युग में विडंबना की क्या बात है। सबसे पहले विडंबना का क्या अर्थ होता है, तो विडंबना का अर्थ होता है हास्य की बात, यानी कि हंसी की बात, मतलब आप लोग एक से समझ सकते हो कि मजाक उड़ाने की बात है ना, मजाक की बात एक तरह से। तो यहाँ पे देखिए आंसर ये है कि लेखक भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में विडंबना की बात ये है, यानी कि मजाक की बात ये है कि आज के इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, क्या है कि आज के इस युग में भी बहुत सारे जातिवाद लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, और यही बात क्या है अंबेडकर जी जो थे उनकी दृष्टि में विडंबना की बात है। मतलब आप खुद सोचिए कि आप उस युग में जी रहे हैं जिस युग में लोग क्या है चांद पर चले गए, मतलब बिल्कुल आधुनिक से भी आधुनिक युग में आप जी रहे हैं, और इस युग में भी आप ये सोच रहे होंगे कि एक इंसान के छूने से हमारा हड्डी यानी कि देह छुआ जाएगा। तो आप काफ़ी बेवकूफ़ हो, क्योंकि दुनिया चांद पे चली गई हो और आप जाति पात में ही हो, तो ये विडंबना की बात होगी, है कि नहीं। उसके देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा क्या करती है। तो देखिए हिंदू धर्म में एक मतलब कुरीति है जाति प्रथा, और ये क्या करती है, तो इसका आंसर है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को रुचि के आधार पर पेशे को चुनने की अनुमति नहीं देता है, बल्कि जाति के अनुसार उसके पेशे का निर्धारण गर्भ अवस्था में ही कर देती है। तो देखिए हिंदू धर्म का जो जाति प्रथा है ये क्या करता है, तो ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को क्या करता है उसके रुचि के आधार पर पेशे को चुनने की अनुमति देता है। अब तो लोग चुन भी लेते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन अगर आप बात करें आज से 100 साल या फिर 200 साल पहले 1820 और 30 में, तो उस समय अगर आप लोग किसी भी दलित परिवार में पैदा होते, मान लीजिए कि आप किस नाई के घर में पैदा होते, यानी कि जो हजामत करते हैं उसके घर में आप पैदा होते हैं, तो तब की जो हिंदी धर्म की जाति प्रथा थी वो किसी भी व्यक्ति को, मतलब अगर आप उस समय पैदा होते तो आपको आपके रुचि मतलब क्या होता है कि आपको जो करने का मन हो, जैसे कि आज के समय बहुत सारे लड़के जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, या फिर कुछ भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर वगैरह बनना चाहते हैं, तो ये आपकी रुचि है। लेकिन उस समय अगर आपकी रुचि होती कि मुझे डॉक्टर बनना है और आप एक नाई के घर में पैदा हुआ होते, तो वहाँ की जो जाति प्रथा थी वो आपको ये पेशा चुनने की अधिकार नहीं देता। मतलब आप पढ़ने में भी ठीक हो, सब कुछ ठीक है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आप एक नाई के घर में पैदा हुए हो, तो जीवन भर आप बाल ही काटोगे। ये करता था हमारा जाति प्रथा। उसके बाद ये क्या करता था, तो आपका जो गर्भ अवस्था है, मतलब आप
पेट में ही हो, और तभी जाति प्रथा क्या करता था, ये सुनिश्चित कर देता था कि अगर आप नाई के घर में हो, यानी कि नाई के घर के पेट में हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, पैदा होकर के केस ही काटना है। वैसे ही किसी भी जात का बच्चा अगर पेट में ही था तो उसके जाति के आधार पे उसके पेशे का निर्धारण उसके गर्भावस्था में ही कर दिया जाता था। तो ये एक दोष है और ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दोष है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि जाति भारत में श्रम विभाजन की स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह रुचि पे आधारित नहीं होकर जाति पे आधारित होती है। यह पेशे को चुनने की अधिकार का भी हनन करती है। तो देखिए ये क्या करती है, तो ये जो है जाति प्रथा, इसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि हाँ ये प्रॉपर वाला श्रम विभाजन है, क्योंकि जो श्रम विभाजन है ये क्या करता है, ये आपको रुचि के आधार पर जाति अपने काम को यानी कि पेशे को चुनने का पूरा आज़ादी देता है। लेकिन ये पेशे को चुनने की कोई भी आज़ादी नहीं देती है। साथ ही ये क्या होती है, तो ये जाति पे आधारित होती है। बल्कि रियल वाला जो श्रम विभाजन होता है ये कोई भी जाति पे आधारित नहीं होता है, आपको जो मन करे वो आप कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन जो है ये जाति प्रथा से कोई भी संबंध नहीं रखता है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।